वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के विदेश संबंध के बारे में। देखिए, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत के विदेश संबंध या भारत की फॉरेन पॉलिसी उस समय के अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां थीं, उन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से ही तय हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत ने एक राष्ट्र के रूप में जो जन्म लिया वो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, तो उसके बाद भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था। और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में भारत ने अपनी जो विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में अन्य जो सभी राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य एकदम सामने रखा और इस लक्ष्य को बनाए रखा। और इसी लक्ष्य के तहत ये जो चीज़ें हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा को बनाए रखेंगे, ये सारी बातें हमें हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंदर नीति निदेशक सिद्धांतों में नज़र आती है। जिस तरह से एक व्यक्ति के या परिवार के व्यवहारों पर आंतरिक और जो बाहरी कारक होते हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो भारतीय विदेश नीति है, हमारी भारतीय विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है उसका पूरा पूरा असर है। और ऐसे असर के वजह से हम ये मानते हैं कि जो तीसरी दुनिया के नए नए आज़ाद हुए देश थे, वो सभी देश किसी ना किसी प्रकार से विकासशील जो देश थे, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र होते हैं, ज़्यादा जो ताकतवर देश होते हैं, उन ताकतवर राष्ट्रों पर किसी ना किसी रूप में निर्भर रहते हैं और उन देशों पर पूरी तरह से ना सही, चाहे थोड़ा सा ही उन पर निर्भर रहें, लेकिन उन्हें अपना विकास करने के लिए उन पर निर्भर रहना होता है। और जिसकी वजह से कोई भी विकासशील देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति बनाता है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करता है, वो इस आर्थिक और सुरक्षा की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को, इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करता है। और ऐसे हालात में हम भी चूँकि एक विकासशील देश थे उस समय और आज भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमने अपनी आर्थिक और जो सुरक्षा की दृष्टि थी, हमने इन दोनों मुद्दों को बहुत महत्व दिया। और इन दोनों मुद्दों को महत्व देते हुए हमने ज़्यादा ताकतवर देश थे, हम उन पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निर्भर ज़रूर थे, जिसकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय किया था। देखें, अब यदि हम बात करें कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, भारत की जो विदेश नीति थी, वो किस सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा आधारित थी, तो यदि हम बात करें कि भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यदि हम गुटनिरपेक्षता की नीति की बात करें तो हम ये बहुत आसानी से कह पाते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। और इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर कट निकल कर हमारे सामने आती है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था भारत का, भारत की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान भारत के विदेश संबंध जो थे, भारत के जो संबंध थे, वो विदेशी राष्ट्रों के साथ भी बन चुके थे। क्योंकि INA के फॉर्मेशन के बाद हमारे जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के साथ कहीं ना कहीं संबंध थोड़ा सा ज़्यादा सुदृढ़ हुए थे और हम दूसरे राष्ट्रों का सहयोग लेकर अपनी आज़ादी भी प्राप्त करना चाह रहे थे। और उसी समय जब 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, और जब भारत की आज़ादी हुई, तो उस समय पूरी दुनिया दो ध्रुवीय विश्व बन रही थी। दो ध्रुवों का पूरी दुनिया के अंदर निर्माण हो रहा था।
अब इस दो ध्रुव की बात करें तो हम पहले ये जान भी चुके हैं कई वीडियोस के अंदर कि ये जो दो ध्रुवीय विश्व था, इस दो ध्रुवीय विश्व में एक खेमे की जो अगुवाई की थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी और दूसरे खेमे की अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इन जो दोनों ही खेमों के बीच में पूरी दुनिया पर विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो आर्थिक तौर पर, राजनीतिक और सैन्य तौर पर टकराव बहुत तेज़ी से चल रहा था इस दौरान। और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। और ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती चली जा रही थी, एक ध्रुव जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था और दूसरा ध्रुव जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, ये दोनों ही गुट अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू कर चुके थे। इसके साथ साथ चीन में इसी दौरान 1950 के आसपास 1949-1950 के दौरान कम्युनिस्ट शासन की स्थापना भी हुई और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में चालू हुई थी। और ऐसे में भारत के नेताओं को अपने राष्ट्र हितों को साधने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और राष्ट्र हित साधने को लेकर भारत के जो नेता थे उन्होंने अपनी विदेश नीति में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि दो गुट, एक गुट जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था, दूसरा गुट जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, ऐसे में किसी भी गुट के साथ शामिल ना हुआ जाए। क्योंकि यदि एक गुट के साथ भारत शामिल हो जाता तो जाहिर सी बात है कि दूसरे गुट से प्राप्त होने वाला सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता भारत को। ऐसे में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और ये बिल्कुल क्लियर कट किया कि ना हम अमेरिका के गुट के साथ शामिल होंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट के साथ शामिल होंगे, लेकिन तटस्थ बने रहेंगे। जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों की तो हम उनकी मदद लेंगे, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों की तो हम सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों की भी मदद लेंगे। तो इस प्रकार से भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति में जगह दी और आगे चलकर भारत के लिए ये जो नीति थी बहुत कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति के कारण ही सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही ग्रुपों का हम लोगों को लाभ मिला, इनसे तटस्थ रहने का फ़ायदा भी मिला। और अंत में तो गुट निरपेक्षता की नीति की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा शीत युद्ध को समाप्त करने में, शीत युद्ध को कंट्रोल करने में भी फ़ायदा प्राप्त हुआ था। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति पर भारत के जो विदेश संबंध रहे हैं, हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बहुत प्रभाव रहा है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ना सिर्फ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे हैं। और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय जो एजेंडा तय करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई, वो बहुत काबिले तारीफ़ थी, जिसकी वजह से आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज़ का, उनकी एजेंडों का, उनके कार्यनीति का बहुत असर नज़र आता है। और देखिए, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहने के साथ साथ उन्होंने 1946 से लेकर 1964 तक इन दोनों पदों को अपने पास रखा। ऐसे में 1946 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे, उन्होंने भारतीय विदेश नीति की जो रचना करी उसका जो क्रियान्वयन किया, उसे जो लागू करने का प्रयास किया, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है। इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि भारतीय विदेश नीति नेहरू के सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। और ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय जो विदेश नीति तय की, उस विदेश नीति के कुछ उद्देश्य रहे, जिसमें से 3 उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। देखें, सबसे पहला भारतीय विदेश नीति का जो उद्देश्य था, अपनी संप्रभुता को कायम रखना।
भारतीय विदेश नीति का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ये था कि भाई देखिए, हम नए नए राष्ट्र बने हैं, हम नए नए आज़ाद हुए हैं, तो हम अपनी संप्रभुता को कायम रखेंगे। संप्रभुता मतलब सरकार अपने निर्णय स्वयं लेगी, अन्य किसी राष्ट्र या अन्य किसी गुट के जो बाहरी, जो विदेशी जो राष्ट्र है या बाहरी जो कोई गुट है, उस गुट के दबाव में आए बिना सरकार अपने निर्णय लेगी। तो भारतीय विदेश नीति का जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण पहला उद्देश्य था वो यही था कि भारतीय विदेश नीति इस प्रकार से बनाई जाएगी, इस प्रकार से तय की जाएगी जिसमें भारतीय संप्रभुता कायम रहेगी। इसके बाद भारतीय विदेश नीति का जो दूसरा इम्पोर्टेंट उद्देश्य था वो उद्देश्य है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। देखिए, भारतीय विदेश नीति 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाई, उसका एक अहम उद्देश्य ये था कि हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का प्रयास पूरी तरह से करते रहेंगे। देखिए, भारतीय विदेश नीति का जो अंतिम और तीसरा उद्देश्य था वो उस समय ये था कि 1947 में हम नए नए आज़ाद हुए थे। अब आज़ादी के बाद हमें बहुत तेज गति से आर्थिक विकास करना है। तो अब इस तेज गति से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से ही हम अपनी विदेश नीति भी तय करें। और तेज गति से आर्थिक विकास करना है तो सबसे बड़ा और अहम उद्देश्य ये था कि उस समय जो विश्व दो ध्रुवीय बन रहा था, उस दो ध्रुवीय विश्व से, दोनों खेमों से कहीं ना कहीं समान दूरी बनाए रखो, तटस्थ बने रहो और यदि ज़रूरत पड़े तो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों का साथ लो, यदि आवश्यकता पड़े तो सोवियत संघ के खेमे का भी साथ लो। और इन दोनों खेमों का सहयोग लेकर ही हम आर्थिक विकास कर सकते थे। इस उद्देश्य को लेकर भी भारतीय विदेश नीति तय की गई थी। तो ये तीन हमारे भारतीय विदेश नीति के बहुत अहम और महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे उस समय। पहला, संप्रभुता को कायम रखना, दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तीसरा अहम उद्देश्य ये था कि हम तेज रफ्तार से अपना आर्थिक विकास करेंगे। देखिए, इसके अलावा भारतीय विदेश नीति जो बनी, भारत के जो विदेश संबंध बने, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये था कि हमने दोनों खेमों से दूरी बनाए रखने का पूरा उपाय सोच लिया था और इसी उद्देश्य से हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। और भारत में, क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण, शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है हमेशा से, हमारा इतिहास ये रहा है कि हम हमेशा शांतिपूर्ण तरीक़ों से ही अपने कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया शांतिपूर्वक रहे। और शांतिपूर्वक विश्व की स्थापना के लिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अब गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब ये नहीं था कि किसी एक गुट से अलग हो जाओ और दूसरे के साथ हो जाओ। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब था जो दो ध्रुवीय विश्व बन रहा था, दो ध्रुव जो बन रहे थे, उन दोनों ध्रुवों से बराबर की दूरी बनाए रखो और साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े तो किसी एक गुट का भी साथ ले सकते हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे गुट का भी साथ ले सकते हैं। और दोनों गुटों से बराबर फ़ायदा लेने का उद्देश्य ही गुटनिरपेक्षता की नीति था। तो ऐसे समय में हमने ये डिसाइड किया कि भाई किसी एक गुट के साथ नहीं जाएंगे, यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों गुटों का सहयोग लेंगे, अपना आर्थिक विकास दोनों गुटों के साथ मिलकर करेंगे। इसलिए हमने दोनों गुटों से, दोनों खेमों से समान दूरी बनाए रखने का, तटस्थ रहने का पूरा निर्णय लिया था। देखें, अब गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी या दोनों खेमों से दूरी बनाए रखने का जो हमारा प्रयत्न था, उसका सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल कर सामने आया कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध का जो तनाव था, उस तनाव को कम करने के लिए भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भी भेजी थी। और कई बार ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति अभियान हुए उसमें भारत ने अपनी सेना भेजी। और देखें,
जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध के दौर में नाटो एक संगठन बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, और जिसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट का निर्माण किया। और वारसा पैक्ट और नाटो, इन दोनों के बीच भी भारत ने कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया, ताकि इन दोनों खेमों से बराबर की दूरी बनाई रखी जा सके और साथ ही साथ दोनों का सहयोग लिया जा सके। अब 1956 में 1956 में एक विवाद खड़ा हुआ, जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। तो ऐसी पोजीशन में भारत था, इसके अंदर इस नव औपनिवेशिक जो हमला हुआ था और न्यू कॉलोनिज्म का जो ये तरीका था, इस न्यू कॉलोनिज्म के हमले में एक विश्वव्यापी जो विरोध था, उस विरोध की अगुवाई भारत ने की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसने ब्रिटेन के खिलाफ भारत ने जो विरोध चला उसकी अगुवाई की और दूसरे खेमे की तरफ भारत ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐसा हुआ भी है कि हमने एक पक्ष की तरफ थोड़ा ज़्यादा विरोध कर दिया, दूसरे पक्ष की तरफ हम ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखें, जब इसी साल 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, तो हंगरी पर आक्रमण जब सोवियत संघ का हुआ, तो वहाँ भारत ने सोवियत संघ के जो कदम था, इस कदम की कोई सार्वजनिक निंदा नहीं की, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि भाई भारत कहीं ना कहीं सोवियत संघ के खेमे की तरफ झुकाव रखता है। और ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र सा रवैया अपनाया, जिससे ये स्पष्ट पता चलता है कि हम दोनों खेमों से बराबर दूरी पर थे। लेकिन इसके बावजूद 1950 का जो दशक आया, 1950 के दशक में भारत और जो अमेरिका रहा, इन दोनों के संबंधों में कुछ खटास सी पैदा हुई। क्यों? क्योंकि देखें, भारत एक विकासशील देश था और विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में ये बात बिल्कुल आश्वस्त थी कि भाई पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है, और सैन्य गठबंधन में जब शामिल हुआ तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और हम थोड़ा सा सोवियत संघ से करीब थे। और इस करीबी को लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से जो सोवियत संघ की दोस्ती थी, इस दोस्ती को लेकर भी नाराज रहा था। और यदि हम 1947 के एशियाई रिलेशंस की बात करें, यदि हम ये बात करें कि इन दोनों खेमों से दूरी बनाने के बाद क्या एफ्रो एशियाई एकता पर चर्चा हुई, तो देखें, एफ्रो एशियाई चर्चा पर यदि हम बात करते हैं तो मार्च 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियंस रिलेशन कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया था। और उस आयोजन को क्यों किया? क्योंकि उस समय तो हालांकि भारत आज़ाद हुआ भी नहीं था और कुछ समय बाकी था भारत की आज़ादी में, लेकिन भारत ने 5 महीने पहले ही, अपनी आज़ादी से 5 महीने पहले ही एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जबकि भारत उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इसी समय, इसके बाद भारत ने इंडोनेशिया की जो आज़ादी थी उसके लिए भी भरपूर प्रयास किए। उसने ये कहा, और भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक जो शासन चल रहा है वहाँ, उससे जल्द मुक्त हो जाए। और 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के जो समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था उस समय भारत ने 1949 के अंदर। और ऐसी पोजीशन में जब हम ये सारे काम कर रहे थे, एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे, तो इसमें रोल क्या था, भारत चाह क्या रहा था? भारत देखें, औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी ना, उस प्रक्रिया का एकदम प्रबल समर्थक था। भारत चाहता था कि हम आज़ाद हुए हैं, सिर्फ हमारी आज़ादी महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया में जितने भी गुलाम देश हैं, ब्रिटेन के गुलाम हों या किसी अन्य राष्ट्र के गुलाम रहे हों, औपनिवेश रहे हों, इन सभी उपनिवेशों का औपनिवेशीकरण किया जाए और उन्हें आज़ाद किया जाए। और इस चीज़ को लेकर भारत ने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खास तौर पर यदि हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में जो उस समय रंगभेद की नीति जारी थी, उस रंगभेद की नीति का भी विरोध किया। और अंत में इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, वहाँ पर 1955 में
सन 1955 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। तो एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन हुआ वहीं 1955 के इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन हुआ, वहीं पर पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उस आंदोलन की नींव पड़ी। और यदि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुआ था। और यहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत तेज़ी ली और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इस तेज़ी के कारण ही शीत युद्ध कहीं ना कहीं आगे चलकर ढीला पड़ने लगा और अंत में शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया।